और आई डोंट नो, जितना मैंने प्लान किया था 2 महीने का, घर पे क्या करना है, कैसे करना है, गरबा खेलना है, दिवाली करनी है, अपना बर्थडे घर वालों के साथ मनाना है, वो सब नहीं होता, वो सब कुछ नहीं होता। ओह माय गॉड। तो आज का ब्लॉग रहेगा कैसे मैं जा रहा हूँ इटली टू इंडिया। इटली टू इंडिया मैं जा रहा हूँ घर पे 3 साल के बाद। मैं आया था यहाँ पे पहली बार नील के साथ, मेरे दोस्त के साथ, आई थिंक 13 नवंबर 2020 को, और आज है 11 अक्टूबर 2023। मतलब ऑलमोस्ट 3 साल। नेक्स्ट मंथ में 3 साल कंप्लीट कर दूँगा। तो 3 साल के बाद मैं जा रहा हूँ पहली बार फैमिली से मिलने के लिए। इंटरेस्टिंग, मैंने घर पे किसी को बताया नहीं है कि मैं जा रहा हूँ घर पे, मतलब मैं आ रहा हूँ एक्सेप्ट मेरे भाई को, क्योंकि मैंने कुछ बहुत अच्छा प्लान किया। तो प्लानिंग करने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत तो थी। तो मैंने मेरे भाई को बताया है कि मैं आ रहा हूँ, अदर देन दैट किसी को नहीं मालूम। तो मैंने ऑलरेडी चेक इन कर दिया है, सिक्योरिटी चेक भी कर दिया है। वहाँ पे टर्मिनल पे लोगों ने लाइन भी लगा दी, चालू कर दी है, और मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। एक चीज़ बतानी थी, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ लुफ्तांसा एयरलाइन से, और लुफ्तांसा में ऐसा हुआ कि मेरे पास 2 बैग्स थे, एक था 23 किलो, एक था 8 किलो। और आई डोंट नो, शायद मैंने कोई गलती की थी कि 23 किलो का बैग तो चला गया, पर जब 8 किलो का बैग मैंने लगेज में नहीं दिया, 8 किलो का बैग एज ए मैं चेक इन लेके जा रहा था। तो जैसे ही मैं सिक्योरिटी चेक पे गया, उन लोगों ने बोला कि ये वैलिड नहीं है। आई डोंट नो, वो बोल रहे थे कि बैग का साइज़ बड़ा है। एक्चुअली वो देखने में बड़ा था, बट मैंने घर पे मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन चेक कर लिया था कौन से मेज़रमेंट का बैग मैं लेके जा सकता हूँ। तो मैंने मेजर भी किया था मेरा बैग, एंड वेल अकॉर्डिंग टू मी ये ओके था, परफेक्टली ओके था। बट सिक्योरिटी चेक वालों ने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है ले जाना। तो मैं वापस गया चेक इन पे। वहाँ पे मैंने बात की कि वो लोग मेरे को बोल रहे हैं मेरे को यहाँ छोड़ना पड़ेगा। तो उसने भी कंफर्म किया कि मेरा बैग एक्चुअली ओवर साइज़ था। सो बिकॉज ऑफ दैट ओवर साइज़ मेरे को लगेज में ही देना पड़ेगा बैग, एंड फॉर्चुनेटली मेरे को एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा। लुफ्तांसा की एक बहुत ही अच्छी लेडी थी, उसने बोला कि इट्स ओके, वो अलाउ कर रही है विदाउट पेइंग एनी फीस, एक्स्ट्रा फीस। उसने बोला कि ऑलमोस्ट 200 यूरोज़ फीस होती, बट मैं लकी था, आज शायद मेरा लकी डे था, या फिर लुफ्तांसा की सर्विस ही अच्छी है। शाउट आउट टू लुफ्तांसा बट विदाउट प्रमोशन फॉर गुड सर्विस। कई बार ऐसा लोग पूछते हैं कि 3 साल के बाद क्यों जा रहे हैं, मतलब फैमिली की याद नहीं आती क्या, या फिर कोई और रीज़न। बट यू नो, मैं हमेशा सबको वही बोलता था कि देयर वाज नो परफेक्ट मोमेंट, कोई परफेक्ट समय नहीं था जाने के लिए मेरे लिए। और इस बार एक्चुअली है, मैंने बहुत पहले टिकट बुक किया था, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 महीने पहले। सो 3 मंथ्स के पहले मैंने बुक किया था, और मैं कम्प्लीटली अवेयर था कि मेरे पास रेसिडेंस परमिट नहीं होगा। सो मैंने ऑलरेडी रेसिडेंस परमिट अप्लाई कर दिया था। तो मेरा रेसिडेंस परमिट एक्सपायर हो रहा था जून में, नए रेसिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट थी जुलाई में। अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर में मेरी फ़्लाइट है। 3 महीने पहले सब कुछ मैंने प्लानिंग किया, एंड मोस्ट प्रोबेबली आई वाज थिंकिंग कि अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मैंने सोचा था कि 3 महीने में मतलब रेसिडेंस परमिट आ जाता परमेश्वर दी सुजोर में, एंड दैट वाज माई प्लानिंग, ऑल सेट। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक, जिस दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी फिंगरप्रिंट्स की, मैंने सब कुछ दे दिया, और उसके बाद मैंने स्टेटस चेक ही नहीं किया होपिंग कि सब कुछ ओके होगा। मैंने स्टेटस चेक नहीं किया, और 2 महीने के बाद मैंने जब स्टेटस चेक किया तो उन लोगों ने बताया कि देयर इज़ वन डॉक्यूमेंट मिसिंग। तो वो डॉक्यूमेंट मैंने फिर से उनको मेल किया। अभी उनको मेल करने में भी वन वीक चला गया,
क्योंकि मैं चाहता था कि ऐसा ना हो कि मैंने भेज दिया और वो लोग देखे नहीं। तो मैंने शायद 5 से 6 बार उनको मेल भेजा वो डॉक्यूमेंट भेज के। आधी स्टोरी मैंने सुनाई थी रोम में, अभी आधी स्टोरी मैं सुनाऊंगा मैं जर्मनी म्यूनिक में। इटली से पहले मैं जर्मनी जाने का सोच रहा था और मैंने काफ़ी सारी तैयारी भी की थी। मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखी थी, मैंने फिर एप्लीकेशन भी किया था, बट कभी एडमिशन लेटर नहीं आया अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ माई क्वालिफिकेशन। एनीवे फिर मैंने इटली का प्रोसेस किया एंड देन इटली ही चला गया था। अभी जर्मनी आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम बात कर रहे थे कि मैंने अपना मिसिंग डॉक्यूमेंट सेंड किया और मैं चाहता था कि वो लोग मेरे को रिप्लाई बैक करें ऐसा बोल के कि उनको डॉक्यूमेंट मिल गया। तो ये रिप्लाई बैक करने में उनको 1 वीक लग गया। फिर 1 वीक के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। मुझे फिर उन लोगों ने वापस बोला कि मुझे स्टिल 30 डेज़ के लिए वेट करना होगा। तो ऐसा सिचुएशन था। अभी देखो अभी मेरे को मालूम पड़ा कि मैं कितना लकी था। एक्चुअल में मैं हेविली लकी था, हेविली। इसके लिए मैं आभार मानता हूँ। थैंक यू टू गॉड कि थैंक यू फॉर मेकिंग दिस ट्रिप इजी एंड पॉसिबल, एटलीस्ट पॉसिबल फॉर। सो इमेजिन दैट 11 तारीख को मेरी फ़्लाइट थी और मैंने सुजोर्नो मेरा जो रेसिडेंस परमिट है वो पिकअप किया 10 तारीख को। 10 तारीख को ना। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? अगर मैंने ये पिकअप नहीं किया होता तो मैं क्या सोच रहा था, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि रेसिडेंस परमिट जो सुजोर्नो होता है वो हमें चाहिए जब हम वापस आते हैं तब। क्योंकि जब हम वापस आते हैं तो या तो हमारे पास वीज़ा होना चाहिए, या तो हमारे पास रेसिडेंस परमिट होना चाहिए, या फिर रिसिप्ट होना चाहिए जो जिससे मालूम पड़े कि हमने एप्लीकेशन किया है रेसिडेंस परमिट के लिए। तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए वापस आने के लिए, ठीक है। इटली में रिसिप्ट में एक और दिक्कत है कि अगर मेरे पास रिसिप्ट है तो मैं यूरोपियन यूनियन की किसी कंट्री में नहीं जा सकता। मेरे को डायरेक्टली रोम में ही अपना इमिग्रेशन करना होगा। इमिग्रेशन यूरोप में क्या होता है कि अगर मैं यूरोप में किसी भी कंट्री में जा रहा हूँ तो इमिग्रेशन में कोई भी कंट्री में कर सकता हूँ एंड देन मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं पहली बार आया था तो मैं रोम में आने वाला था, बट मेरा इमिग्रेशन एम्स्टर्डम में हुआ क्योंकि मेरा फ़्लाइट का हॉल्ट था एम्स्टर्डम में, तो मेरा इमिग्रेशन वहाँ हुआ, फिर रोम में कुछ नहीं हुआ। तो लाइक दैट मैं एम्स्टर्डम में गया, जा सकता था क्योंकि मेरे पास यूरोपियन वीज़ा था इटली का। तो ये चीज़ मायने रखती है जो मेरे को मालूम थी। तो मैंने सोचा कि वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकता है। एक्चुअली मैं अवेयर नहीं था वन ऑफ द वर्स्ट। तो वर्स्ट सिचुएशन मैंने सोचा कि क्या होगा कि मेरे को सुजोर्नो नहीं मिलेगा और मैं चला जाऊंगा। बट जब रिटर्न आएगा तो मेरी फ़्लाइट थी स्विट्ज़रलैंड में, मतलब रिटर्न में मेरी फ़्लाइट बुक थी विया स्विट्ज़रलैंड टू रोम, ठीक है। ये मेरी फ़्लाइट बुक थी। तो मैंने सोचा कि वर्स्ट केस में अगर मैं नहीं ले पाया तो मुझे कोई ऐसी फ़्लाइट ढूंढनी होगी जो डायरेक्टली रोम में आए, ठीक है। तो मैंने फ़्लाइट ढूंढी, वो थी इस्तांबुल एयरवेज आई थिंक।
नहीं, या फिर रिटायर, मालूम नहीं। उसमें क्या था कि फ़्लाइट का हॉल्ट था इस्तांबुल, तुर्की में। तो मैंने ऑलरेडी सर्च कर लिया कौन सी फ़्लाइट है, और डिसाइड कर लिया था कि जिस दिन मेरे को नहीं मिलेगा, अगर 10 तारीख को मेरे को नहीं मिला तो 11 तारीख को मैं फ़्लाइट बुक कर लूँगा, जो थी 300 यूरो की। ये ज़्यादा था बट वर्थ इट था। मैं सोचा कि एटलीस्ट मैं फैमिली को मिलने जा रहा हूँ 3 साल के बाद, तो 300 यूरो तो खर्च कर ही सकता हूँ। तो ये सब सोचा था, बट यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर दिया। जस्ट इमेजिन मैं कैसे बचा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से। यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दी, वो थी कि मेरी जो जाने वाली फ़्लाइट थी, मतलब जो बॉम्बे फ़्लाइट जा रही है लुफ्तांसा, वो भी विया म्यूनिक जा रही है। ठीक है, विया म्यूनिक। दैट मीन्स मेरे को इस फ्लाइट में भी अगर मेरे को इंडिया जाना है अपने देश, तो भी मेरे को सुजोरनो चाहिए, जो मैं जानता नहीं था। मैं ऐसा सोच रहा था मैं जा तो पाऊँगा ही, बस रिटर्न में प्रॉब्लम आएगा तो रिटर्न फ़्लाइट बुक कर लूँगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को सुजोरनो ना मिला होता तो क्या होता? सुजोरनो ना मिला, बट मैं सुबह 3 बजे उठूँगा, 5 बजे एयरपोर्ट पे पहुँचूँगा, बैग्स लेके सब कुछ, एंड देन अपने काउंटर पे चेक इन करने जाऊँगा, अपना बैग दूंगा, अपना पासपोर्ट दूंगा, फिर वो चेक करेगी मेरा वीज़ा, एंड देन वो मांगेंगी मेरा सुजोरनो। अब मेरे पास सुजोरनो था बट एक्सपायर्ड वन, तो उस टाइम पे मैं अपना मेरा सुजोरनो देता जो एक्सपायर्ड है। फिर वो मेरे को बोलती योर सुजोरनो इज़ एक्सपायर्ड, it's not possible to go, it's not possible to go to Munich, it's not possible to board in the flight and everything else. Just imagine ये होता, फिर मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता, फिर मालूम पड़ता कि कोई वे नहीं है जाने का, फिर मैं घर आता और आई डोंट नो, जितना मैंने प्लान किया था 2 महीने का, घर पे क्या करना है, कैसे करना है, गरबा खेलना है, दिवाली करनी है, अपना बर्थडे घर वालों के साथ मनाना है, वो सब नहीं होता, वो सब कुछ नहीं होता। ओह माय गॉड, मैं काफ़ी लकी हूँ कि ये सब चीज़ें बस ब्लेसिंग। काफ़ी लकी हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं हुई, बस मेरे को सुजोरनो मिल गया, मेरा रेसिडेंस परमिट मिल गया, एंड एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ, एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो to let you know guys कि just to be grateful, thanks for everything। ना वो सब चीज़ें तो चली गई, नेक्स्ट का मेरा प्लानिंग क्या था? अभी मेरा प्लानिंग है कि मैं इंडिया जाऊंगा, घर पे भारत। मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ मेरे भाई को बताया है, और मैंने प्लान किया है क्या कि फैमिली को सरप्राइज़ देना है। पर कैसे सरप्राइज़? ऐसा नहीं चाहता कि मैं डायरेक्टली घर चला जाऊँ और कुछ, वेल दैट इज़ ऑल्सो सरप्राइज। बट तो प्लान किया कि मैंने भाई से बात किया और मैंने पूछा कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि मेरा भाई अपनी फैमिली को रेस्टोरेंट में खाने ले जाए और उस रेस्टोरेंट में मैं एज ए वेटर काम करूं। ठीक है, एज ए वेटर, मेरी मम्मी का पर्सपेक्टिव दिखाओ, तो मेरी मम्मी सोचनी चाहिए कि ये वेटर एग्जैक्टली उसके बेटे जैसा दिख रहा है। तो ये मैंने सोचा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, एंड देन फिर मेरी फैमिली मेरे को अप्रोच करनी चाहिए, बोलनी चाहिए कि तुम एग्जैक्टली दिख रहे हो हमारे बेटे के जैसे, बट एक्सेप्ट वन थिंग दैट माई ईयर इज़ लाइक दिस। तो एंड देन फिर मैं अपने आप को रिवील करूँगा, आई एम योर सन। ऐसा मेरा प्लानिंग है, ठीक। बट आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, मुझे मालूम नहीं क्या होगा इन केस अगर उन लोगों का ध्यान सिर्फ खाने में ही रहा और मेरे तरफ देखा ही नहीं। ये सिचुएशन हो सकती है, आई शुड बी प्रिपेयर्ड, बट तो ये सिचुएशन हो सकती है, बट लेट्स सी। मैं कुछ ज़्यादा ट्राई करूँगा उनके नज़र में आने के लिए, या फिर एनीवे मेरे को एक्सपीरियंस तो वैसे भी है वेटर का काम कैसे करना है, और मैं अच्छा काम करता था आई थिंक, क्योंकि लोग मुझे टिप्स भी देते थे। तो उनको इम्प्रेस मैं कर ही दूँगा अपने स्किल्स से। एंड देन लेट्स सी, इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आप कभी ट्रैवल करते हो तो फॉर एग्जांपल लुफ्तांसा में ऐसा था कि इन लोगों ने मेरे को बताया नहीं था कि मैं लैपटॉप पैक भी लेके जा सकता हूँ। मतलब वो मेंशन नहीं किया था, बताने की चीज़ नहीं, मेंशन नहीं किया था कि उन्होंने टिकट में और
और डिटेल्स में ऐसा दिखा है बैगेज में कि देर आर 2 बैगेज इंक्लूडेड। एक बैग है 23 kgs एंड 1 बैग इज़ फॉर 8 kgs एंड देन नो मेंशन ऑफ लैपटॉप बैग और एनीथिंग एल्स। बट जब मैंने डीपली सर्च किया तब उसमें लिखा था कि इट इज़ पॉसिबल वी कैन ब्रिंग आवर लैपटॉप बैग। तो ये फॉर श्योर है सर्टेन कि आप कोई भी फ़्लाइट बुक करो, कोई भी लैपटॉप बैग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड विदाउट वेट, मतलब लैपटॉप बैग को वेट नहीं करेंगे। बस मेन चीज़ है कि वो नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा है मतलब ओवर साइज़ ना हो। नॉर्मल होगा, कितना भी सामान डालो वो कभी वो चेक नहीं करेंगे। तो 7 घंटे और 6,315 किलोमीटर के इस लंबे सफ़र में मुझे मेरा वही पहला दिन याद आ गया जब मैं इतना ही लंबा सफ़र कर रहा था, अपने घर से दूर, मेरे परिवार से दूर। मेरे परिवार में मम्मी पापा, भाई भाभी और एक भतीजी जिससे मैं पहली बार मिलने वाला था। जब मैंने पहली बार मम्मी पापा से बात की थी बाहर पढ़ने जाने के लिए, तब मेरे भाई ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया था और उसी कारण मेरे घर वालों ने मुझे परमिशन दे दी थी। घर से दूर रहना आसान नहीं था। मम्मी और भाभी के हाथ का खाना, पापा के वो लाइफ लेसन्स, भाई के साथ बड़े बड़े फ्यूचर के प्लान्स करना और भतीजी के साथ खेला, ये सब मिस करना आसान नहीं था। पर अगर कभी गया नहीं होता ये सब छोड़कर तो इनकी कभी सही कीमत नहीं कर पाता। हमेशा इन चीज़ों को ग्रांटेड ले लेता और नकली खुशियों के पीछे भागता रहता। आज उन्हीं असली खुशियों के पीछे जा रहा हूँ।